हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग हमारे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं एंड इट्स हेल्पफुल फॉर यू गाइस। आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। यू हैव आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन राइट टू अस व्हाट्सएप, ईमेल इफ यू हैव एनी क्वेरीज। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई सजेशन है हमारे लिए, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर विद अस। चलिए कंटिन्यू करता हूं मैं आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर। हम लोगों ने उस दिन नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई ये किताब कर्म योद्धा ग्रंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मैं अगर आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवाऊं तो ये जो पुस्तक का विमोचन था उसकी इमेज थी, ठीक है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ में अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करनी हो कि भाई सर किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो ऑफ कोर्स आपसे पूछा जा सकता है कि ये किताब का विमोचन किसने किया, किसके ऊपर ये किताब है, किसने लिखा। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस बुक में बेसिकली क्या है। तो आपको याद रखना है कि 3 पार्ट में ये पीएम मोदी की लाइफ को डिस्क्राइब करता है। द बुक ट्राइज टू डिस्क्राइब पीएम मोदीज लाइफ इन 3 पार्ट्स। क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट मोदी डेडिकेटिंग हिज लाइफ टू एन आइडियोलॉजी, यानी कि किस विचारधारा को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। Now obviously I can't emphasize this enough, but you have to understand that जो लीडरशिप होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, you have to be in their good books. So इस तरह की किताबें लिखी जाती हैं मोस्टली जब बंदे पावर में होते हैं, तब उनके बारे में ये किताबें लिखी जाती है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी नाउ बुक बीइंग रिटन ऑन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, बिकॉज दे आर kind of not in the controlling seat, but that wouldn't happen. It mostly happens for people who are in power. I am nowhere taking away any credit for all the hard work that Narendra Modi has put in his life, but then of course you'll see the number of books that have been written recently. It kind of goes on to establish that fact that you always want to be in the good books of the present ruling government. तो ठीक है, पहली जो पार्ट है टॉक्स अबाउट मोदी डेडिकेटिंग हिज लाइफ टू एन आइडियोलॉजी. व्हाट इज दैट आइडियोलॉजी? दैट आइडियोलॉजी इज अबाउट आरएसएस की जो विचारधारा है राष्ट्र सेवा की, राष्ट्र के लिए कुछ करने की, उस विचारधारा से वो जुड़े. सेकंड अबाउट हिम एंटरिंग पॉलिटिक्स ऑन द आइडियल्स ऑफ द संगठन. यहाँ पे संगठन का मतलब हो गया आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है. द थर्ड अबाउट हिम अपहोल्डिंग द टेनेट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट एन आइडियल स्टेट. ऑब्वियसली द ऑपोजिशन वुड लाइक टू डिफर ओवर हियर. विपक्ष जो है वो शायद इस बात से सहमत नहीं होगा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का या डेमोक्रेसी का उतना मान रखा है, बिकॉज दे लव टू कॉल हिम एज गब्बर सिंह या फिर डिक्टेटर, है ना. इस तरह के शब्दों से इन्हें एड्रेस करा जाता है, संबोधित करा जाता है विपक्ष के द्वारा. तो विपक्ष तो ऑब्वियसली ये नहीं मानेगा कि इन्होंने डेमोक्रेसी को माना है या पार्लियामेंट का सम्मान रखा है. बट ऑब्वियसली ये किताब विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ही हैज एड्रेस्ड, अच्छा जी, ये हो गया. अब यहाँ पे इस किताब में बोला पीएम नरेंद्र मोदी एज एन एपिटोम ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन. एपिटोम वर्ड को मतलब के हुए है भाई टाबरों, के हुए है एपिटोम वर्ड को मतलब. तो एपिटोम वर्ड का मतलब क्या होता है? एपिटोम का मतलब होता है जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है. बेंचमार्किंग के लिए अगर आपको लगता है कि भाई इससे ऊपर कोई नहीं है, इस व्यक्ति से ऊपर किसी को दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, तो हम उसे एपिटोम कहते हैं. मानक बन जाता है, वो मापदंड बन जाता है इस चीज को मेजर करने का कि किसी का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था. इसके लिए हम किसी व्यक्ति को अगर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो उसे हम एपिटोम मानते हैं. तो हम कह सकते हैं कि भाई
मदर टेरेसा जो हैं वो सेवा का एपिटोम उन्हें माना गया और उन्हें इसीलिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। आप सबको ये बात पता होगी। कलकत्ता ही उनका कर्म भूमि थी, कलकत्ता ही उनकी कर्म भूमि थी। और कलकत्ता का एक बहुत ही विशेष कनेक्शन है नोबेल प्राइजेस के साथ। अगर आप कंसिडर करें तो जो पहला नोबेल प्राइज इंडिया को मिला, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करूं, या फिर मैं सीवी रमन की बात करूं, जिनका भी कलकत्ता से जुड़ाव था, जिन्हें रमन इफेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। हरगोबिंद सिंह खुराना जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज के ऊपर रिसर्च करी थी, उनका भी कलकत्ता से कनेक्शन था, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अमर्त्य सेन जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, ही वाज अगेन फ्रॉम कलकत्ता। मदर टेरेसा ऑफ कोर्स वाज अ फॉरेनर, बट देन शी हैड सेटल्ड फॉर अ वेरी वेरी greater part of her life in Calcutta itself. तो Calcutta has been intellectually, culturally very very rich. बस अब दीदी आ गई हैं और आगे देखो क्या होता है, भगवान ही मालिक है अब कलकत्ता का। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स इट वाज द एपिटोम ऑफ कल्चर, इट वाज द एपिटोम ऑफ एजुकेशन। 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी शायद कलकत्ता यूनिवर्सिटी है। इट्स प्रॉब्ली मोर देन 160 years old, 70 years old. तो बट देन पता नहीं, आज बहुत पीछे रह गया है कलकत्ता बाकी शहरों के मुकाबले। चलिए, मेरी कलकत्ता रेंटिंग किसी दिन और कंटिन्यू करूंगा। आगे बढ़ते हैं। It describes all the schemes and the measures of the Modi government launched for the welfare of the people. तो किस तरह की स्कीम्स लॉन्च हुई है? उज्ज्वला योजना है, या फिर फसल बीमा योजना है, या फिर सबके लिए बैंक अकाउंट का जो योजना था, क्या नाम था जी उसका? कौन से बैंक अकाउंट से सबको बैंक अकाउंट जो खुलवाने थे, हर बंदे को बैंक अकाउंट खुलवाना था इंडिया में, कौन सी स्कीम थी वो? डिमोनेटाइजेशन के टाइम काफी चर्चा था कि भाई इन खातों में पैसे जमा हो रहे हैं, क्या कहते हैं उन खातों को? याद नहीं आ रहा, कोई नहीं, याद आएगा। आपको याद आया है तो कमेंट में लिखिए, बताइए मुझे चैट में। ठीक है जी, आगे चलता हूं मैं। He has also narrated the challenges faced by Shri Modi while he was the CM of Gujarat, and how he faced each one of them to transform the state by creating the Gujarat model. Now ये गुजरात मॉडल आप लोगों ने काफी बार नाम सुना होगा, है ना? गुजरात मॉडल आपने काफी बार नाम सुना होगा। चुनाव के दौरान गुजरात मॉडल नाम काफी बार यूज किया जाता है। और देखिए, मोदी जी जब नेशनल इलेक्शंस के लिए आए तो उनके ऊपर राइट्स का एक बहुत बड़ा दाग था, और ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया। So then BJP also realized this, that they needed a stronger narrative. They needed a stronger narrative which could probably overshadow the riots and whatever bad publicity that he had had in the past. So they realized that एक तो करप्शन का उनके ऊपर जल्दी से कोई आरोप नहीं लगा था, तो एक उस मामले में कम से कम एक क्लीन छवि थी। एंड प्लस द बिगेस्ट थिंग दैट ही कुड बोस्ट अबाउट वाज द फैक्ट दैट वो पिछले 12-13 साल से गुजरात में थे, एंड गुजरात हैड डेवलप्ड, फॉस्टर्ड अंडर हिज लीडरशिप। तो उन्होंने गुजरात को अपना पोस्टर बना लिया कि भाई देखो कैसे गुजरात मॉडल हमने इंप्लीमेंट करा, और हमने गुजरात को, जो कि किसी जमाने में राजस्थान गुजरात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, एक ही लेवल के राज्य थे दोनों, लेकिन पिछले 15 सालों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो राजस्थान से काफी आगे निकल गया गुजरात। और जो छोटी छोटी जगह हैं जैसे कि सूरत है, राजकोट है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, जो किसी जमाने में शायद जयपुर, जोधपुर
के मुकाबले छोटी जगह हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम ट्रेड देखेंगे, आज की डेट में अगर हम इंडस्ट्री का प्रेजेंस देखेंगे, बिजनेस का प्रेजेंस देखेंगे, तो ये उनसे बहुत आगे जा चुकी हैं ये जगह। तो इस गुजरात मॉडल को उन्होंने प्रयास किया कि वो इसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाएं और इसके थ्रू अपने लिए एक अच्छा नैरेटिव क्रिएट करें। तो वही गुजरात मॉडल की यहाँ पे भी बात करी गई है। कर्म योद्धा इज अ मैन हु हैज बीटिंग हार्ट फॉर पीपल। कर्म योद्धा का है जो व्यक्ति कर्म को सबसे प्रधान मानता है। और यहाँ पे राइटर का ऐसा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में दूसरों के लिए जगह हो। स्टेट्समैन, हार्ड टास्क मास्टर यानी जो काम करवाते समय किसी तरह का सॉफ्ट स्टांस ना ले, कड़े कदम उठाने पड़े अगर किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए भी वो तैयार रहे। एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन आइडियल लीडर हु लीड्स बाय एग्जाम्पल। इस बात का क्या मतलब होता है? लीड्स बाय एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए जरा आप लोगों को। मैंने बताया कि मेरे हर लेक्चर में बिजनेस कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होता है। तो मुझे बताइए लीड्स बाय एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ? तो आंसर क्या होगा जी? लीड्स बाय एग्जाम्पल, लीड्स बाय एग्जाम्पल मतलब सर जो ऐसा लीडर जो खुद भी काम करता है और उसके परफॉर्मेंस को देख के बाकी लोगों को अपने आप एक एग्जाम्पल मिलता है, मिसाल मिलती है, और फिर बाकी लोग उस परफॉर्मेंस को रिपीट करने का प्रयास करते हैं। तो लीड्स बाय एन एग्जाम्पल। चलिए, इसके बाद में एक और किताब है जिसका नाम है द मोदी ईयर्स टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ। द मोदी ईयर्स टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ। ये किताब किसने लिखी है जी? सर ये किताब, ये व्यक्ति का नाम है वेंकैया नायडू। क्या नाम है सर? वेंकैया नायडू नाम है। कौन है जी ये व्यक्ति? वेंकैया नायडू कौन है सर? वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। क्या हैं? अब ये कई बार बताता हूं किसी को, कहता हूं कि जी वेंकैया नायडू कौन है, तो मैंने लिख दिया जी वेंकैया नायडू जो हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो कहते सर यूपी के राष्ट्रपति हैं। तो भैया यूपी के राष्ट्रपति नहीं है, यूपी का राष्ट्रपति नहीं होता, यूपी का मुख्यमंत्री होता है, जो कि कौन है? जोगी जी हैं। और ये उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छी बात है। कितनी भी तुम चाहे इन तरह की इंफॉर्मेशन से नफरत कर लो बच्चों, अब तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें ये सारी बातें पढ़नी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो इन्होंने इस किताब को लॉन्च करा, और ये जो किताब है टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स, इसके राइटर्स का नाम यहाँ पे हमें दिखाई देता है। मैं कोशिश करता हूँ जूम करने की, बट शायद नहीं हो पा रहा है। आई विल ट्राई अगेन। राहुल अग्रवाल विद भारती एस प्रधान। आई होप आपको दिखाई दिया होगा बेटा। राहुल अग्रवाल विद भारती एस प्रधान। ठीक है जी। तो इन्होंने इस किताब को लिखा है। अगेन मैं जो बता रहा था कि द नंबर ऑफ बुक्स दैट आर कमिंग, दैट अगेन ऑब्वियसली एस्टैब्लिशेस द फैक्ट दैट भैया एक जो लोग आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स रहे हैं, आई एम श्योर वो इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। एक राइटर हुआ करते थे जिनकी स्टोरीज आप लोगों को वहां पे पढ़ाई जाती थी, हरिशंकर जी परसाई, जिनका पेन नेम है बेढब बनारसी। तो उन्होंने शायद एक स्टोरी लिखी है जिसका नाम है चाटुकारिता भी एक कला है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और किताब है, इसे लिखा है वेंकैया नायडू ने। इसे लिखा है वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू ने, इस किताब का नाम है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है जी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। और ऑब्वियसली इसको वापस से विमोचन इसका किया है अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। और अगस्त 11 2019 को ये घटनाक्रम हुआ है। अगस्त 11 2019
2019, अगस्त 11 2019 को ये सारी बातें हुई है। और इस किताब में बेसिकली जो भी वेंकैया नायडू ने रैलीज करी हैं, चुनावी रैली अगर आप करते हैं, जाते हैं किसी शहर में, मंच पे चढ़ते हैं और अपने जो स्पीचेस देते हैं, जो आप भाषण देते हैं, उन सारे भाषणों को इन्होंने इस किताब में इंक्लूड करा है, उनको यहाँ पे मेंशन करा है और क्या उनको इससे सीखने को मिला और क्या उनकी लर्निंग है। इसी सारी किताब की ये जर्नी है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। और अगस्त 11 2019, अगस्त 11 2019 की ये किताब है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है सावरकर, जिन्हें प्यार से लोग वीर सावरकर भी बुलाते हैं। अब ये जो किताब है इसका नाम है सावरकर एकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। सावरकर इकोज, इको मतलब आप जानते हैं जो गूंज होती है, फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट। Vikram Sampath is the name of the author, and this book tries to capture the journey from 1883 to 1924. 1883 से लेके 1924 जो सावरकर की जर्नी थी उसे इस बुक में कैप्चर करा गया है। ठीक है जी। नाउ अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर ये कौन थे वीर सावरकर? सर हमें तो यही नहीं पता है ना, दैट इज वन इश्यू, पीपल डोंट really know this man। तो वीर सावरकर की क्या कहानी है? वीर सावरकर जो थे वो बेसिकली लोकमान्य तिलक की एक पार्टी हुआ करती थी बच्चों, स्वराज पार्टी। लोकमान्य तिलक आपने नाम सुना होगा, याद होगा आप लोगों को। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज। जो हमारे बापूजी थे और चाचा जी जो थे, ये लोग मांगा करते थे होम रूल। इनकी इच्छा थी कि भैया होम रूल मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोकमान्य तिलक ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब है कि वी वांट टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। होम रूल का मतलब है कि भाई हम इंग्लैंड के अधीन रहेंगे, हमें स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगी, हम इंग्लैंड के पराधीन रहेंगे, लेकिन हाँ हमें अपने मैटर्स को कंट्रोल करने का अधिकार मिल जाएगा, हम अपनी सरकार बनाएंगे और इंडिया को चलाएंगे। बट इवेंचुअली दैट गवर्नमेंट विल हैव एन अलीजियंस, उस गवर्नमेंट का जो वो अधीन रहेगी ब्रिटिश क्राउन को। लेकिन फिर लोकमान्य तिलक ने सबसे पहली बार ये स्वराज वाली बात करी और पूर्ण स्वराज मांगा और कहा कि भैया हमें कोई होम रूल नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, तो इन्होंने स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया। उसके साथ साथ फिर उन्होंने बनाया अपना हिंदू महासभा। क्या बनाई जी? हिंदू महासभा का गठन किया, जो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गई। ये जो अलग पॉलिटिकल पार्टी बनी, ये पाकिस्तान के पार्टीशन को लेके बहुत ज्यादा वोकल थी और वो कंप्लीटली उसके अगेंस्ट थी। इट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि भैया अलग से एक मुस्लिम नेशन नहीं बनाया देना चाहिए। इस बात को लेके इनका काफी मनमुटाव रहा। ठीक है जी। और इवेंचुअली क्या हुआ जी? इवेंचुअली ऐसा हुआ कि जब मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी की डेथ हुई तो इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये कह के कि भाई हिंदू महासभा, देखिए आरएसएस का नाम आप लोगों ने सुना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस से एफिलिएटेड था हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा को रन कर रहे थे सावरकर जी। ठीक है जी। और ये भाई साहब का द रीजन वाई इस बात पे जल्दी से कोई उंगली नहीं उठा सकता इज बिकॉज, देखिए कांग्रेस की बातों पे अगेन बिकॉज वो ऑपोजिशन पार्टी हैं एंड प्लस आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो उस पर अगर नहीं भी माना जाए तो भी एक बहुत बड़ा नाम है जिसने इस बात में अपना
समर्थन दिखाया या अपनी राय ऐसी बताई कि कहीं ना कहीं हो ना हो, हिंदू महासभा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सावरकर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और ये आवाज थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा कहा कि भाई ये काम तो इन्होंने ही किया है, हिंदू महासभा का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है और उन्होंने ही ये सारा काम किया है। ठीक है जी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, बट इवेंचुअली उनको अरेस्ट किया जरूर गया, लेकिन किसी प्रकार के कोई एविडेंस नहीं प्राप्त हुए, जिस वजह से उनको इवेंचुअली एक्विट कर दिया गया, यानी कि छोड़ दिया गया। एंड इवेंचुअली 1966 में, लिख सकते हैं आप लोग ये बात, ठीक है, 1966 में उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 83, 83 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। So he lived a long life. Now the reason is, सर वीर कहने की क्या वजह है, मतलब क्या हम उन्हें इसलिए वीर कह रहे हैं because he was allegedly involved in the death of Mahatma Gandhi? Is that the reason why he is being considered as वीर? The answer is no. इस वजह से तो obviously इनको वीर नहीं कहा जा रहा है। He was also a respected freedom fighter and he was arrested लंदन के विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पे उनको अरेस्ट किया गया इस बिना पे कि इनके पास में हथियार हैं और अवैध तरीके से वो आर्म्स लेके घूम रहे हैं एंड ही वाज प्लानिंग टू डू समथिंग ओवर देयर। दैट्स व्हाई ही वाज अरेस्टेड एंड इवेंचुअली ही वाज जेल्ड इन सजाए काला पानी, जिसे कहा जाता है सजाए काला पानी। सजाए काला पानी यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक जेल है, obviously because that is an island, it's covered by water on all sides, there is no land connection, so it becomes very difficult for anyone to escape from there। और ब्रिटिश सरकार के पास उस समय बहुत ज्यादा क्रिमिनल प्रिजनर्स हुआ करते थे बिकॉज दे वर रनिंग अ लॉट ऑफ कॉलोनीज, सो देयर वर लॉट ऑफ म्यूटनीज गोइंग ऑन। तो ऐसी सिचुएशन में जेलें भरी रहती थी उनकी आमतौर पे, सो दैट्स व्हाई दे थॉट ऑफ दिस आइडिया एंड दे स्टार्टेड यूजिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज अ जेल। तो इनके ऊपर फॉर्मल ट्रायल चलाया गया, चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेपन्स, प्रोवोकेटिव स्पीचेस यानी कि भड़काऊ भाषण जिसे हम कहते हैं, ऐसा भाषण जिससे कि उन्माद भड़के और लोगों में राइट करने का या पिकेटिंग करने का जोश आए। तो इस तरह के स्पीचेस के लिए, वेपन्स के लिए इनको अरेस्ट किया गया और अंडमान में सेलुलर जेल उसे कहते हैं, सेलुलर जेल जो है अंडमान में, वहां पे इनको डाल दिया गया। बाद में ऑफ कोर्स बहुत सारे जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बवाल मचाया कि भाई आपको विनायक दामोदर सावरकर को छोड़ना पड़ेगा जी, कि आप उन्हें नहीं रख सकते इस तरीके से जेल में। तो इवेंचुअली 1921 में उनको वहां से निकाला गया कि भाई ठीक है, वहां पे जो प्रिजन लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, बहुत ही ज़्यादा हार्श है, तो वहां से निकाल के इनको रत्नागिरी शिफ्ट किया गया एंड इवेंचुअली रत्नागिरी से फिर वो येरावड़ा जेल में आए जहाँ पे कुछ समय तक संजू बाबा भी रहे थे। तो येरावड़ा जेल में इनको शिफ्ट कर दिया गया, वहां पे उन्होंने हिंदुत्व नाम की एक किताब लिखी। नाउ सी what is to be considered over here is that
we've never been taught about these things, right? We've never, this has never been mentioned in our history books. Uh, Before probably this government came into the power, we not even probably heard that much about Savarkar. Of course, Maharashtra government had been very, very passionate about Savarkar, and they've been probably teaching their students from a very यंग एज कि उनको सावरकर के बारे में या शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है. बट अगर आप पैन इंडिया की बात करेंगे, जो थैंक्स टू रोमिला थापर जी और उनके जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारी एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्म करा, और जिस तरह की हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ना बहुत ज़्यादा ही ऑब्वियसली हीरो वर्शिप हुई है, लोगों को हीरो बनाया गया है, और बहुत सिंपल तरीके से ऐसा कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करवाया गया है कि भाई महात्मा गांधी वाज द वन एंड द ओनली सोर्स for all inspiration and for everything good that happened during the independence revolution. We've not been taught much about Bal Gangadhar Tilak and what he did and how probably Chandrasekhar Azad mobilized people, and most importantly Subhash Chandra Bose. जो कैलकाटा के लोग हैं, खून खौल उठता है उनका इस बात को सोच के कि सुभाष चंद्र बोस was never given the prominent position that he actually deserves. आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि much before India's actual independence, I mean India's so-called independence actually 1947 में, actually तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे independence हुई नहीं है. There was just transfer of power, है ना. ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, एक्चुअल इंडिपेंडेंस हुआ नहीं. दैट्स प्रॉब्ली द रीजन व्हाई टेक्निकल सेंस में जो अरेंजमेंट्स या जो अग्रीमेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर नेपाल के साथ किया या भूटान के साथ किया या चाइना के साथ किया या अफगानिस्तान के साथ किया, तो उन लाइंस को हम आज भी मान रहे हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकली स्पीकिंग इंडिपेंडेंस तो हुआ ही नहीं, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, राइट. जब इंडिया आजाद हुआ था, जब पहली बार राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा नेशनल फ्लैग फहराया गया था, उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये कंडीशन थी कि भाई आप यूनियन जैक यानी कि जो इंग्लैंड का फ्लैग है आप उसे नीचे मत उतारिए और उसे भी लगा रहने दीजिए, और उसके साथ साथ इंडिया का फ्लैग लगा रहने दीजिए. एंड वी वुड हैव प्रोबब्ली इवन अग्रीड टू दैट बिकॉज वी वर सो पावर हंग्री. हमारे लोग इतने बेचैन थे प्रधानमंत्री बनने के लिए और सत्ता में आने के लिए, शायद हमने वो भी मान ही लिया होता. बट काफ़ी जो ग्राउंड वर्क के जो कार्यकर्ता वगैरह थे और उन सब लोगों को मनाना इस बात के लिए मुश्किल था, तो इवेंचुअली लॉर्ड माउंटबैटन की मर्जी के खिलाफ गए नेहरू जी और उन्होंने उसे उतरवाया. बट इफ यू कंपेयर दैट विद पाकिस्तान, दे एक्चुअली बर्नट इट डाउन. जो यूनियन जैक है उसे उन्होंने जलाया when they for the first time hoisted their own flag and declared themselves as an independent nation. So in our case, जो मैं सुभाष चंद्र बोस की बात बता रहा था कि बहुत पहले he had declared India as independent. कोहिमा नागालैंड में है, वहाँ पे उन्होंने अपना बेसिकली बेस बनाया हुआ था और वहाँ से उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, अपनी खुद की करेंसी बनाई, और दुनिया की लगभग 11 कंट्रीज ने उन्हें उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया था. एंड दैट्स द रीजन व्हाई आपने देखा होगा, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की फोटोग्राफ आपको बहुत सारे फ्रेंच और रशियन और जर्मन हिटलर जैसे लोगों के साथ आपको उनकी फोटोग्राफ्स और इमेजेस मिलेंगी, बिकॉज ही हैड मोबिलाइज्ड एंड डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उन्होंने एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था. बट देन सरप्राइजिंगली ही वेंट मिसिंग. अभी ये भगवान मालिक है कि वो कहाँ गए या उन्हें कहाँ भेज दिया गया या उनके साथ क्या किया गया, बट ही वेंट मिसिंग, राइट. So there are a lot of conspiracies. अभी कुछ समय पहले ताशकंद फाइल्स नाम की एक मूवी आई थी. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उस मूवी को सर्टनली देखिए, जो क्लियरली बताता है कि इट टॉक्स अबाउट इंदिरा गांधी बीइंग एन केजीबी. केजीबी जो है वो रशिया का सीक्रेट सर्विस है, जैसे अपने यहाँ पे रॉ है,
वैसे रशियन सीक्रेट सर्विस जो है उसका नाम केजीबी है, और वो बताता है कि इंदिरा गांधी का ऑब्वियसली केजीबी के साथ में बहुत तगड़ा नेक्सस था, और इनफैक्ट ऐसा कहा जा सकता है कि वो केजीबी की एजेंट थी, उन्हें रेगुलर रेम्यूनरेशन मिलता था अपने काम के लिए। उसमें ये भी बताया गया है कि कैसे जो इंटेलेक्चुअल गैंग है, कैसे देखिए इन्फ्लुएंस होता है आपके दिमाग पे, मेरे दिमाग पे, कैसे हम किसी चीज को सही मानने लग जाते हैं। देखिए आज की डेट में आपने देखा होगा मीडिया बहुत पावरफुल। आज हम सब ये मान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, और उनके साथ कुछ किया गया है। आई डोंट नो, फॉर ऑल वी नो शायद पता चले कि सुसाइड था या पता चले कि कुछ और था, बट हमने मेंटली ये मान लिया बिकॉज मीडिया ने हमें इस तरह का एक एंगल प्रेजेंट किया, एंड मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बिलीविंग कि हाँ ये सारा काम रिया का ही है, एंड शी इज प्रॉब्ली द वन हुज किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। The truth is going to be probably, let's hope that the truth is going to be revealed anytime soon. और तब बहुत सारी चीजें हमें ऐसी शायद पता चले जो हम जो सोच रहे थे वैसी बिल्कुल भी नहीं है। बट मीडिया जब हमें किसी चीज को दिखाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार जब आपके सामने किसी चीज को प्रेजेंट करा जाता है और चिल्ला चिल्ला के प्रेजेंट करा जाता है, इट स्टार्ट्स लुकिंग एज द ट्रूथ, एंड दैट इज व्हाट वाज बीइंग डन। ये जो इंटेलेक्चुअल गैंग है, ताशकंद फाइल्स अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया कि कैसे इनको पैसे दिए जाते थे, रेम्यूनरेट करा जाता था थ्रू राइट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, जो कि रशियन एजेंडा जो है, कम्युनिज्म का जो एजेंडा था, उसको प्रमोट करे, या जो भी चीजें वो आपके दिमाग में प्लांट करना चाहते हैं, जिस तरह का माहौल वो बनाना चाहते हैं, उस तरह की आर्टिकल्स, पेड आर्टिकल्स, न्यूज, उस समय ऑब्वियसली न्यूज़पेपर्स वर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उनको प्लॉट करा जाता था, उनको प्लांट करा जाता था। जो आज भी होता है, जैसे कि अगर आपको सलमान खान की इमेज सुधारनी है तो आप बताते हैं कि इज अ मैन ऑफ गोल्डन हार्ट, उन्होंने इसका ऑपरेशन करा दिया, उसका करियर बना दिया, इसको मदद कर दी, उसको मदद कर दी, और आप वो एक बार, दो बार, 10 बार, 5 बार सुनते हैं तो आप ब्लैक बक भूल जाते हैं, आप फुटपाथ का जो हिट एंड रन था वो भूल जाते हैं, एंड यू स्टार्ट समहाउ बिलीविंग कि यार सच ही हो गया, वाकई में हो सकता है, बड़े दिल वाला आदमी है। दैट इज व्हाट वाज डन। पीआर जिसे हम कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस, यही सेम चीज वाज डन इन द केस ऑफ संजय दत्त। उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास किया गया उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने की और गांधीगिरी दिखाने की, और कैसे ही इज अ मैन ऑफ अ गोल्डन हार्ट, और ये सारा इमेज को प्रोजेक्ट किया गया। ऑल्दो एवरीबडी नोज कि उनको टाटा के तहत कन्विक्ट किया गया है, ही वॉज नॉट इवन, उन पे कोई सिर्फ आरोप नहीं लगाया गया था, उनके आरोप सिद्ध करे गए थे, प्रूफ करे गए थे, एंड ही इवन हैड टू डू अ जेल टाइम। यानी कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ये मान ले कि वो इन्वॉल्व्ड नहीं थे, हर मायने से उसे प्रूव करा गया। और इंडिया में पहली बात तो जो 100 लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें से 5 को प्रूव करा जाता है। अब जो उसका प्रूव करा गया उसके बाद में तो फिर ये मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनका कोई कनेक्शन नहीं था, राइट। तो इसके बावजूद भी उनकी इमेज को प्रोजेक्ट करा जाता है समवन हु इज बड़े दिल वाला, एंड समवन हु डजंट गेट्स इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग बैड और ऐसा वैसा। बट रियलिटी क्या है ये तो पता नहीं चल पाती है, मीडिया पेंट्स अ पिक्चर। चलिए आगे चलते हैं। ये महात्मा गांधी जी की डेथ की फोटोग्राफ है, और यहाँ पे देखिए आरएसएस डिक्लेयर्ड अनलॉफुल थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि आरएसएस का कनेक्शन था हिंदू महासभा के साथ में, राइट, और इसीलिए आरएसएस को बताया गया कि भाई वो टेररिस्ट हैं और उन्होंने महात्मा गांधी को मरवाया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। इट वॉज अ फैनेटिकल विंग। फैनेटिकल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फैनेटिकल या रैडिकल, फैनेटिकल या फिर रैडिकल वर्ड जो होता है, रैडिकल वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों जो लोग बहुत ही फंडामेंटल होते हैं, यानी कि कट्टर जिनको कहा जाता है, कट्टर, चाहे वो कट्टर हिंदू हो या चाहे वो कट्टर मुसलमान हो, उसे हम फैनेटिकल कह सकते हैं। तो कहा कि फैनेटिकल विंग ऑफ द हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर दैट हैच्ड द कॉन्स्पिरेंसी एंड सॉ इट, यानी कि उन्हीं की साजिश थी और उन्होंने साजिश के थ्रू महात्मा गांधी को मरवाया है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के डेथ के पीछे जिस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया उसका नाम था नथुराम गोडसे, ठीक है जी।
अब नथुराम गोडसे के साथ क्या लिंक है, किस तरह का कनेक्शन है, तो बताया जाता है कि सावरकर ने 1944 में गोडसे को तकरीबन 15,000 रुपए का अमाउंट दिया था, 15,000 रुपीज इन द ईयर 1944 meant a huge amount of money. ठीक है, टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर कॉल्ड अग्रणी, अग्रणी यानी जो सबसे फर्स्ट है, जो पहले आता है, तो अग्रणी नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू करने के लिए गोडसे को ये पैसा दिया गया। नाथुराम गोडसे उसके एडिटर बने एंड आप्टे द अदर पर्सन हु वाज इन्वॉल्व्ड, वो उसके मैनेजर बने। और अग्रणी जो था वो भी जो है, उसके भी जो स्पीचेस, उसके भी जो एडिटोरियल्स होते थे या आर्टिकल्स होते थे, दे वर मोस्टली एंटी गांधी एंड दे वर मोस्टली अबाउट हिंदुत्व। तो इस वजह से भी लिंक करा जाता है सावरकर को नाथुराम गोडसे के साथ एंड इवेंचुअली विद द किलिंग ऑफ महात्मा गांधी। सो नाउ ऑफ कोर्स ये तो अब किसी को ये प्रूव नहीं करा जा सकता कि वो उनकी मर्डर में शामिल थे, नहीं शामिल थे, बट फॉर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो वो एब्सेंट थे। हमें किसी तरह से भी उनका जिक्र, उनकी बातें नहीं करी गई, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया। बट इवेंचुअली अब जो हाली गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो उनके लिए प्रोबेबली उन हीरो हैं। और आप अगर देखेंगे तो आज दीनदयाल उपाध्याय का नाम, सावरकर का नाम, ये वो नाम है जो पहले हमें सुनाई नहीं देते थे। प्रॉब्ली अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी बहुत जल्दी इसी तरह की कैटेगरी में आ जाएगा। और पहले सिर्फ नाम जो सुनाई देते थे वो थे नेहरू गांधी, नेहरू गांधी, नेहरू गांधी। तो अब इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिनको भी थोड़ा स्थान दिया जा रहा है। आगे चलता हूँ। एक और किताब है जिसके बारे में हमें किताब अपनी सिलेबस में मेंशन किया गया, जिनका नाम है विवेक दीपिनी। विवेक दीपिनी जो है, आदि शंकराचार्य जी जो हैं, आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य कौन थे? आदि शंकराचार्य ऑब्वियसली वाज अ रिलीजियस लीडर जिन्होंने मठों की स्थापना की। जो हिंदू धर्म में बहुत सारे मठ होते हैं, पीठ होते हैं, तो इस तरह के मठों की उन्होंने स्थापना की। और उनकी जो प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, मल्लिका नहीं है ये, मालिका है, माला। तो प्रश्नोत्तर मतलब आप जानते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जो कि उन्हीं की लिखी हुई थी, उसमें से सिलेक्टेड वर्सेस को यहाँ पे लिया गया है। यानी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में कुछ ये चीज आप लिखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 67 वर्सेस थे, उसमें से 36 वर्सेस को सिलेक्ट किया गया। और ये जो सिलेक्टिव 36 वर्सेस हैं उससे बनाई विवेक दीपिनी। ठीक है जी। SS नागानंद, ये वाला नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगेन वेंकैया नायडू जी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य हैं जो कि एक 8th सेंचुरी थियोलॉजियन कहा जा सकता है इनको। अब सवाल ये है कि सर थियो और यहाँ पे आ गया लजी, साथ में प्रोनाउंस करूं तो इसे कहेंगे थियोलॉजी। LOGY जो होता है वो लजी प्रोनाउंस किया जाता है, लजी। यानी कि आप उसे बायोलॉजी नहीं कहते हैं, बायोलॉजी नहीं कहते हैं। सो इट इज नॉट AGOG लोजी सुनो जी, और ना ही ये है लॉजी, ये है लजी। तो इट इज बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। उसी तरीके से ये बन गया थियोलॉजी।
यानी कि लजी से पहले वाला जो सिलेबल है उसके ऊपर आपको स्ट्रेस रखना है और लजी की प्रोनाउंसिएशन गुपचुप में छोटी सी कर देनी है, लजी, न लोजी, न लॉजी, न लॉजी, न सॉजी, कुछ नहीं, सीधा लजी। तो इसी तरीके से ग्राफी भी होता है जिसे लोग ग्राफी ग्राफी प्रोनाउंस करते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो हो जाएगी ग्राफी। सो इट इज बायोग्राफी, जियोग्राफी, सोशियोग्राफी, साइकोग्राफी, है ना। तो उसी तरीके से थियोलॉजी, थियो का मतलब हो गया बच्चों गॉड्स, लजी का मतलब हो गया स्टडी, बायो का स्टडीज बायोलॉजी, है ना, फिजियो का स्टडीज फिजियोलॉजी, सोशियो का स्टडीज सोशियोलॉजी। तो उसी तरीके से थियोलॉजी जो है वो भगवान की पढ़ाई, भगवान की शिक्षा जो लोग लेते हैं तो उसे अपने कहते हैं थियोलॉजी। और थियोलॉजियन मतलब वो व्यक्ति जो भगवान के बारे में बताता है, पढ़ाता है। तो ही कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांता यानी कि जिसे हम कहते हैं ईश्वर एक है, इसे मोनिज्म भी कहा जाता है। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, वन यानी कि एक परम ईश्वर। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जस्ट वन गॉड और उससे जुड़े आप, ठीक है। और उसमें ये बताया गया कि जो ब्रह्मा है वही असली रियलिटी है, इसके अलावा बाकी सब माया है जो आपको छलती है, जिसकी वजह से आप फंसते हैं। और आपको अगर एक्चुअल पीस चाहिए तो आप इस माया का त्याग कीजिए, तो आपकी सारी सफरिंग और सारी जो आपकी इग्नोरेंस है वो गायब हो जाएगी और आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है जी। और रिनंसिएशन का कॉन्सेप्ट जिसे अपने कहते हैं रिनंसिएशन, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन बनता है रेनाउंस से, रेनाउंस का मतलब होता है त्याग, और हिंदू धर्म में कहें तो संन्यास, जो आप सब छोड़ देते हैं और रेनाउंस कर देते हैं तो वो बन गया रिनंसिएशन। और वो कर देते हैं, ब्रह्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सारी परेशानियों से दूर हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ हमारी जो किताबों का जिक्र था, जो पोर्शन था वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाला टॉपिक है उसमें हम चलेंगे अगले लेक्चर में। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जब मिलूंगा तो मैं आपके साथ स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बातें करूंगा। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।